अस्सलाम वालेकुम अहबाब। अंदाज़े नजम के प्रोग्राम फ़िक्र व फ़लसफ़ा में खुशामदीद। मैं जी नजम और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद जवाद साहब और हमेशा की तरह हम इनसे रहनुमाई लेंगे फ़लसफ़े के ऊपर। और आज हम फ़लसफ़े का जो जदीद जो दौर है उसके हवाले से कुछ समझने की कोशिश करेंगे, हमारे सोशल मीडिया के हवाले से। तो इनसे कुछ सवालात रखते हैं और इनसे गुफ्तगू करते हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर मोहम्मद जवाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर खुशामदीद आपको एक शुक्रिया, मरतबा थैंक यू। फिर। और सर हम आज जदीद दौर की बात कर रहे हैं, तो जदीद दौर में सोशल मीडिया एक हकीकत है। और इस हकीकत में आप मुझे बताइए कि सोशल मीडिया का जो इंसानी नफ्सियात है उसके ऊपर और जो असरात हैं इसका फ़लसफ़े के साथ किस तरह आप लिंक करते हैं? नजम साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का और बहुत अच्छा सवाल पूछने का। मुझे आपके सवाल से देखिए कैसी बात है कि बर्रे-सगीर के जो अज़ीम मुस्लिम सूफ़िया हुए हैं, उनका एक कौल याद आ गया। हुँ, ये बस ये ज़ाहिर है पहले से मेरे ज़हन में। वो कहते रहे कि 3 चीज़ों की किल्लत होनी चाहिए, ठीक है। बहुतात नहीं, किल्लत। किल्लत ताम, हुँ, किल्लत मुनाम, किल्लत कलाम। ओके। कम खाएँ, कम बोलें और कम सोएँ। हुँ, तो अब आज के दौर ने इन तीनों को उलट किया है, तो रूहें मुर्दा होती जा रही हैं। हुँ, यानी अब देखें ना कि वो एक ऐड है तो कहते सारी रात गल करो। हुँ, पैकेज पैकेज आपका करा देंगे। भई क्यों करें? क्यों करें? बुज़ुर्ग कह रहे हैं किल्लत कलाम। अगर अगर इंसान मुसलसल बोले तो अपने भीतर की आवाज़ नहीं सुन सकता। हुँ, सैर बातिन नहीं हो सकती, हुँ, शायरी नहीं हो सकती, सुर नहीं लग सकता। हुँ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ग्रेट एक्टर वो तो बड़ा-बड़ा वो मैंने देखा है, ये दुनिया के बेहतरीन एक्टर हैं, मुझे दिलचस्पी है, वो क्या-क्या करते हैं, कितना सॉलिट्यूड। खुद लता जी के बारे में उनकी माँ ने कहा, वो बाय द वे बात कर रही हैं, तो मगर ये है ना कि अब आप पर डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ ले ली। उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची बड़ी खुशमिज़ाज है, बातें करती है, हँसती है, मगर ना जाने अपने कमरे में कई दफ़ा घंटे 2 घंटे अकेली क्यों बैठी रहती है। हुँ, मुझे मालूम है क्यों बैठी रहती है। प्रॉपर मेडिटेशन के बगैर सही सुर नहीं लगता हुँ, और मेडिटेशन फिर भी बहुत सारे लोगों में हर वक़्त बातें करने से नहीं होती। सही। तो ज़्यादा खाना हज़ार बीमारियों की जड़ है, ज़्यादा सोना एक ज़हन को डल करता है और इस तरह ज़्यादा बोलना। तो ये आज वाक़ई आपसे बात करते-करते दिल दुखा कि हमने अपने बुज़ुर्गों की बात को बिल्कुल ही छोड़ दिया हुँ, जदीद टेक्नोलॉजी खरीदना बेचने के चक्कर में। किल्लत कलाम, किल्लत ताम, किल्लत मुनाम। तो वो हुँ। कह रहे थे कि इसका तो अगर कम खाएँ तो बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट कैसे चलें? अच्छा, एक सर कहा जाता है कि 2 आवाज़ों के दरमियान की जो ख़ामोशी होती है वही, मतलब अगर म्यूज़िक है तो 2, कहते हैं मौसीकियत होती ही वो है जो 2 जो है वो सुरों के दरमियान की ख़ामोशी है। तो ये आप कितना इसे। ये बहुत अच्छी बात है और जो मैं समझता हूँ कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, बड़े लोग हैं। क्योंकि एक सतह पे ये है ना कि सरसरी तौर पे ये है कि मौसीकी आवाज़ों का इल्म है, हुँ, आवाज़ों का फ़न है, हुँ, आवाज़ का उतार-चढ़ाव है। हुँ, मगर वो अंग्रेज़ी मुहावरा यहाँ लगाए ना कि इफ यू लुक टू सी, हुँ, तो ज़रा तो फिर उलट है कि खामोशी में से एक आवाज़ बुलंद होती है और वो खामोशी में जज़्ब हो जाती है। हुँ, अगर आप मुझे कहें, ये मेरा ज़ाती ख़्याल है, मैं ज़िम्मेदार हूँ, मौसीकी का खेल ज़िंदगी मौत जैसा है। हुँ, डेथ सिग्निफाइज़ द होल साइलेंस। हुँ, उसमें से एक आवाज़ बुलंद होती है। हुँ, हम टेक्निकली उसको कहते हैं कि फेड इन। तो ये कुछ भी नहीं है। आप ज़रा फ़लसफ़े की रोशनी में देखें कि ख़ामोशी से आपने फेड इन किया तो क्या किया है और हुँ, फेड आउट। हुँ, तो मौसीकी और आवाज़ जो है वो ख़ामोशी से ज़्यादा बात करती है, साउंड से कम करती है, या अगर साउंड और ख़ामोशी को इकट्ठा देखें तो ये ज़िंदगी मौत जैसा फ़न है। क्या बात है। अच्छा सर,
हम देख रहे हैं कि जब एआई आई है, एआई ने बहुत सारी जॉब्स को रिप्लेस किया है। कंटेंट राइटिंग का शोबा तो खैर इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें कि जो कंटेंट राइटर था अब इससे मदद ले रहे हैं वो इस तरीके से। तो आपको लगता है कि फ़लसफ़ा जो है उसके ऊपर ये इसका कितना इम्पैक्ट होगा इस एआई का? नजम साहब, ये ज़ाहिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरा बुनियादी सब्जेक्ट तो नहीं है। हुँ, मेरा ख्याल है कंप्यूटर साइंसेज और दूसरे वो ज़्यादा बता सकेंगे। मगर बतौर फ़लसफ़े का स्टूडेंट मैं एक बात ज़रा कह सकता हूँ एतमाद से, कि एक चीज़ होती है एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज हुँ, के और कैटेगराइजेशन ऑफ नॉलेज। हुँ, वो सारा एआई बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, आगे मज़ीद करेगी। मैंने 2 लफ्ज़ बोले, एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हुँ, एंड कैटेगराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हुँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसको इकट्ठा करना, फिर उसकी कैटेगरीज़ वगैरह बनाना। हुँ, एक चीज़ होती है क्रिएटिविटी, ओके, टू क्रिएट न्यू नॉलेज, सही, उसके लिए इंसान की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब सर आप ये देखिए चैट जीपीटी वगैरह वो समझ आती है कि हुँ, वो मशीन या वो सॉफ्टवेयर या वो नई टेक्नोलॉजी करती क्या है, कि जो मौजूदा चीज़ें हैं उनको हुँ, अरेंज करती है, उसको रीअरेंज करती है, उसको क्लासिफाई करती है, उसको कैटेगराइज करती है। हुँ। ये और अच्छे तरीके से भी करेगी आगे। तो बिल्कुल नया थॉट, नई क्रिएटिविटी, उसके लिए इंसान की ज़रूरत अच्छा सर, जब हम खालीपन की बात करते बड़ी अहमियत दी जाती लाउट्ज़े को हम देखें तो लाउट्ज़े कहता है कि असल में जो घर है वो दीवारें नहीं बनाती, उसके दरमियान का खालीपन वो जो है वो चीज़ को बनाता है। जितना खाली होगा इंसान उतना ज़्यादा सीखने की सलाहियत होगी। तो आपको क्या लगता है इस जदीद दौर ने जहाँ पे एक बेहंगम सी इंफॉर्मेशन लोगों के अंदर मौजूद है, इस तरह की भी इंफॉर्मेशन आ रही है जो उसको ज़रूरत नहीं है, है। तो उसने आपको लगता है कि अंदर से भर दिया है? आपके इस सवाल से मुझे पहले तो नीचा की एक बात याद आ गई। हुँ, तो उर्फ में हम नीटशे जिसे कहते हैं। हुँ, तो नीचा ने एक दफ़ा ये कहा, ज़रा बहुत बड़ा आदमी था तो उसने अपने कैलिबर के हिसाब से बात करता था। उसने कहा कि डोंट रीड टू मच बुक्स। हुँ, आप तो पढ़ी जाओ, नहीं, नहीं। किताबी कीड़ा बड़ा आदमी थोड़े होता है। और हुँ, उसकी देखें लॉजिक क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि अगर आप मुख्तलिफ किस्म की किताबें पढ़ी जाएंगे तो एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस पैदा होगा, हुँ, उसका आप रिस्पॉन्स देंगे तो आप अपने ओरिजिनल मसले तक और रिस्पॉन्स तक पहुंच ही नहीं सकेंगे, ओके, ये नहीं जान सकेंगे कि ਤੁਹਾਡਾ मसला की है। हुँ, और आपका वाकई आपका मसला असल में आपका असल स्टिमुलस है। तो ये फिर वो आदत पड़ जाती है ना। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान वो काफ़ी हद तक बात हो गई कि जैसे आपने भी कहा खुद ही कि आपके सवाल में जवाब भी है कि मुझ तक वो भी इंफॉर्मेशन पहुंच गई मुझे नहीं चाहिए थी, जो मेरी ज़ात की डेवलपमेंट में उस वक्त ज़रूरी नहीं थी, जो कहीं बाद में आती, या जिसको मैं खुद खोजता कि हुँ, मुझे आदत पड़ गई इससे। ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। अभी इसको लोग नहीं समझ रहे, आगे मज़ीद समझेंगे। बच्चों के हाथों में आप कोई फुटबॉल दें, कोई क्रिकेट दें, उनका ज़हन चले, साथ जिस्म चले। अब वो सारे गेम्स भी वो वर्चुअल खेल रहे हैं और मुसलसल बैठे हुए हैं और मुसलसल वो ये कर रहे हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी जगह पे नहीं होनी चाहिए। हुँ, एक अहम बात भी उस वक़्त पता चलनी चाहिए, या जैसे बड़े उस्ताद करते हैं, जहाँ पर उसको पूरी तरह ग्रास्प करने की ज़रूरत हो। हुँ, सोशल मीडिया, अगर मैं मुख्तसर करूँ, मुझे आजकल पता नहीं क्यों मुख्तसर नवीसी का भी कोई शौक़ हुआ है, या शायद ये मौजूदा ज़माने के ख़िलाफ़ ही एक रिएक्शन है। हुँ, अब मेरा होता है कि बहुत ज़्यादा एलैबोरेट ना किया जाए। मगर मुझे आप ये कहने दें कि बहुत सारी जगहों पे ज़रूरत होती है कि थोड़ा-सा तजस्सुस रहे, हुँ, थोड़ा-सा आपका सफ़र रहे, और थोड़ा-सा आप कुछ चाहें तो मिले। वो यूट्यूब ने, इंटरनेट ने इन्फॉर्मेशन की, तो वो कसक, वो तलाश ही ख़त्म कर दी है। मतलब एक आम फ़हम सी मिसाल है कि लाहौर का 70s मेरा बचपन है, मेरी बड़ी उम्र हो गई। तो अ, एक पीटीवी होता था और एक वो आपको पता है दूरदर्शन, जो हम ऊपर खड़े होके तो वो हाँ, एंटीना से पू कभी-कभी सिग्नल आ जाते थे। करके आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है।
उस ज़माने में जितना हमें इंतज़ार होता था ना अपनी महबूब फ़िल्मों का, महबूब गानों का, और उसमें जितनी तलब होती थी, ये भी बाद में हुआ था कि दुबई से टेप रिकॉर्डर आने शुरू हो गए और फिर चलो ऑडियो कैसेट पे हमने कहा अच्छा ये तो जब चाहे हम घुमा के देख सकते हैं। ये जदीद अगर मैं सम अप करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने और टिकटॉकर्स ने और होममेड वीडियो ने, सारा एक एक तलाश, एक जुस्तजू, एक नेचुरल, वो नीचे की ज़बान में एक नेचुरल और नीडेड स्टिमुलस और उसका एक रिस्पॉन्स, वो सारा कुछ खल्त-मल्त कर दिया। अब ये भी नहीं कह सकते, मैं ये नहीं कह सकता कि सोशल मीडिया में हर चीज़ ख़राब है, यानी क्योंकि मैंने खुद इंटरनेट से इतना कुछ सीखा है, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। मगर ये भी है कि ख़ास तौर पे ये डैमेजिंग है कि अगर अनअटेंडेड बच्चे और टीनेजर्स हैं, है ना, उनका तो फिर ये है कि अगर अनअटेंडेड हैं और माँ बाप उनको तवज्जो नहीं दे रहे, तो बहुत छोटे बच्चे या 20 साल से कम उम्र या बहुत अर्ली 20 और वो अनगाइडेड है, अनअटेंडेड है, उनके लिए बहुत डैमेजिंग है। अच्छा सर, एक नया मसला जो है वो पैदा हो रहा है, वो ये कि चैट जीपीटी आने के बाद कई जो जनरेशन जी जो अभी हालिया जो है मेरा ख्याल है जनरेशन, 2000 के बाद जो हाँ पैदा जी, हुआ है, मैंने अपने बच्चों से सीखा था कि हाँ इसका क्या मतलब है। अच्छा, तो वो जनरेशन जी क्या करना शुरू होगी, वो चैट जीपीटी को एक बॉडी समझ के उससे गुफ्तगू करनी शुरू होगी और इंसानी इमोशंस को उससे डिस्कस करना शुरू होगी। फॉर एग्जांपल घर में लड़ाई हुई है तो क्या करना चाहिए, इस तरह के मामला। तो आप क्या देखते हैं कि ये फ्यूचर में हमें किस तरीके से प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, ये मसाइल जो हैं? मुझे लगता है आपने अनअटेंडेड की बात जी, की है जी, ना, तो उस हवाले से ये उसमें नहीं, ठीक कहा आपने। खुदा ना करे, मगर मुझे ऐसे लगता है कि ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी और ये टेक्नोलॉजी और फिर सोशल मीडिया और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की जो ज़्यादती है, ये ज़हनी मसाइल बढ़ा देगी, खुदा ना करे। ये डिप्रेशन में इज़ाफ़ा करेगी। एक डिप्रेशन के अलावा एक चीज़ डेस्परेशन भी होती है, और मतलब उदासी का दौरा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वो जब आप पे गलबा करे। डिप्रेशन, डेस्परेशन, लोनलीनेस। तो मुझे एक उसमें एक चीज़ याद आ गई। अब आपको पता है कि मार्लन मनरो ने खुदकुशी क्यों की थी? यानी वो मेरे ख्याल है 20s में वो अपने अपने ज़माने की, वो कब की, मतलब वो लफ़्ज़ शायद अच्छा नहीं है, मगर वो सेक्सिएस्ट और इंतहाई प्रिटी और फलाना और ये वो, तो हॉट भी लफ्ज़ है किसी हॉट और ये वो सारा कुछ था ना, जो उसके उस ज़माने में वो कितनी वो फैल गई थी। और एक्टर भी ठीक होगी, मगर ज़्यादा वो अपना उसका, तो सुइसाइडल उसने अटेम्प्ट की, कामयाब रही। तो उसमें समझ ये आई, उसने कहा कि ये लोग मेरे जिस्म से, मेरे चेहरे से, मेरी दौलत से, मेरी शोहरत से प्यार करते हैं और मुतासिर होते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता एज ए गर्ल। तो ये आप चैट जीपीटी से फिर ये नहीं भी कह सकते कि मेरी तन्हाई सही मानों में कैसे दूर हो सकती है। ना वो इंसान तक पहुंचा सकती है, ना खुदा तक पहुंचा सकती है। अच्छा सर, मुझे ये बात बताइए कि जो सोशल मीडिया है उसने हमें ज़्यादा बाशऊर किया है या हमें अंदर से खाली किया है? हमें इस इंफॉर्मेशन देने के से हमारे अंदर का जो एक खला था, जो आपने तजस्सुस की भी बात की, वो ख़त्म किया है। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? नजीम साहब, विदाउट रिपीटिंग एनीथिंग, जो मैं जी। ऑलरेडी कह चुका हूँ उसको नहीं मैं दोहराता। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया बुनियादी तौर पर डैमेजिंग है बच्चों के लिए, हुँ, टीनेजर्स के लिए और बहुत अर्ली 20s के भी लड़के लड़कियों के लिए, क्योंकि ये ख़ास आप समझ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं होनी चाहिए इस उम्र में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, हुँ, और फिर ग्रेजुअली उनकी, तो ये तो हर एक चीज़ को आपने उसके उस पे कर दिया। मगर ये है कि जो मैच्योर लोग हैं और जिनकी खुशकिस्मती से पेरेंटिंग अच्छी हुई है या स्कूलिंग अच्छी हुई है, स्कूल में कोई अच्छा या
कई लोग बड़े खुश नसीब होते हैं, कोई दादा नाना कोई बड़ा भाई उनको ज़रा गाइड करने वाले। तो वो इसी इंटरनेट से, इसी सोशल मीडिया से बहुत ग्रूम भी हुए। देखिए हमने कभी सोचा था कि मेरी 4-5 साल पहले या 5-6 साल पहले मेरी पीएचडी हुई है। तो मुझे मालूम है कि मैंने अमेरिका और यूरोप के, ख़ास तौर पे इंग्लैंड के, क्योंकि अंग्रेज़ी के अलावा कोई ज़ुबान आती नहीं वो यूरोपियन, तो ये इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में, तो मैंने कई बहुत ही जय्यद किस्म के प्रोफेसर्स और स्कॉलर्स को और फिलोसोफर्स को, जिस तरह ये कैसे मुमकिन था, तो मैं ये कैसे कहूँ कि ये ऑल टुगेदर एक बुरी चीज़ है। मेरा ख्याल है वो ये यही उसका एक बैलेंस्ड और मुहतात जवाब है कि ये अनगाइडेड अनअटेंडेड बच्चों, टीनेजर्स के लिए और इस उम्र के लोगों के लिए तो डैमेजिंग ही है। मगर ये है कि अगर पहले माँ बाप और अच्छे असातिज़ा की रहनुमाई है और आप थोड़ी मैच्योर एज में हैं तो फिर बहुत फ़ायदेमंद भी है। तो सर ये हम इसको कंक्लूड करें तो कंक्लूड करते वक्त हमें क्या चीज़ें बच्चों की तरबियत में क्या चीज़ अहम किरदार अदा करती है जब वो आजकल के दौर में ग्रो अप हो रहे होते हैं? जी, पहली बात तो ये है कि बच्चों को ये सिखाना चाहिए, अब आप देखिए कोई सिखाता है, बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि बोलना भी चाहिए और ख़ामोश भी रहना चाहिए। हम्म बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि मेडिटेशन सिर्फ़ एक वो कोई बहुत ही कोई वो कोई बड़ा-सा खौफ़नाक लफ्ज़ नहीं है। ये जो हम 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं, ये भी एक मेडिटेशन की एक शक्ल है। जी। तो हम अपने आप को अलहदा करते हैं कि करते जा रहे हैं रूटीन में, हम इससे सिवा भी कुछ हैं। हम्म तो इस तरह आप तो मज़हब, इस तरह मज़हब बेज़ारी पैदा नहीं होती, बल्कि मोहब्बत होती है कि ये 5 टाइम क्या करना है कि जो कर रहे हैं उससे हम ट्रांसेंड होते हैं। तो ये थोड़ा-सा शऊर देना। स्कूल टीचर ने अपना काम, मैंने पहले भी शायद कहीं कहा, स्कूल टीचर ने अपना काम बिल्कुल कहीं छोड़ दिया है और वो जो प्राइवेट इदारे, इंग्लिश मीडियम, फिर वही हो जाता है ना कि आप पैसे दें और इन्फॉर्मेशन लें, तो ऐसे थोड़ी होता था। वो तो मारते भी थे, डाँटते भी थे, बाज़ औक़ात बहुत एनकरेज भी करते थे कि तेरी हैंडराइटिंग नहीं ठीक, तूने ये लिखा नहीं ठीक, तूने ये, तो वो ये सारफियत में वो भी ख़त्म हो गया साहब। हम्म अब तो ये है कि आप सिर्फ़ स्कूलों में ही क्या, मुझे ऐसे लगता है कि अब जिस तरफ दुनिया जा रही है और पाकिस्तान जा रहा है, अब हर डिग्री मिलेगी अगर अब्बा जी के पास पैसे हों। वो बहुत टेक्निकल, कि वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट बहुत टेक्निकल इदारों में भी वो ये है कि आप शाम के प्रोग्राम में आ जाएँ, इतने पैसे दें। तो जब आप सारफियत के तहत डिग्री ले रहे हैं तो किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है कि आपको रोके, टोके और आपका फ़ायदा करे, फिर आपको अपना दुश्मन बनाए। अच्छा सर, दूसरे सेशन की तरफ बढ़ते हैं आगे। जी, और दूसरा सेशन हमारा म्यूज़िक के मुतालिक है। जी। ज़ाहिर है आप बड़ी जो है उसके ऊपर जो है आप कह लें कि कोना मश्क जो है किस्म के आप सिंगर भी हैं और म्यूज़िक के साथ मोहब्बत करने वाले भी हैं। तो मुझे बताइए कि म्यूज़िक असल में है क्या चीज़? नजम साहब, ये बहुत बहुत मुश्किल सवाल है। उसकी उसकी मुश्किल को तो हम देख सकते हैं कि ये फ़िलोसॉफ़िकली बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि म्यूज़िक में पेंटिंग और स्कल्पचर की तरह बुनियादी तौर पर कुछ देखने को नहीं है, हुँ, ठीक है ना जी? स्पेशल नहीं है, स्पेस रिलेटेड नहीं है ओके। और विजुअल भी नहीं है। हुँ, आप वो फ़िल्मी म्यूज़िक तो नहीं ना, सिर्फ़ म्यूज़िक होता, हुँ, और म्यूज़िक को तो शायरी की भी हाजत नहीं है। हुँ, वायलिनिस्ट लेके खड़ा है, हुँ, तो वो ग्रेट वायलिनिस्ट, हम रो ही जा रहे हैं, तो शायरी की हो तो वर्ड ही कोई नहीं। हुँ, या तबला कोई बजा रहा है तो देयर इज़ नो वर्ड, देयर इज़ नो हुँ, लिंग्विस्टिक मैसेज। हुँ, तो ये है कि ये ऐसा अजीबो-गरीब कुदरत का तोहफ़ा है, ना हुँ, विजुअल है, ना स्पेशल है, ना लिंग्विस्टिक है। हुँ, अच्छा, बाहर की किसी चीज़ की इमिटेशन या रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है हुँ, कि वो दाढ़ी-वाड़ी लगा के तो मैं वही। हाँ, एक है सिर्फ़ चीज़, टेम्पोरल है, हुँ, यानी टाइम रिलेटेड है। हुँ, तो उसी के हवाले से हम काटते हैं ना, एडिट करते हैं, 3 मिनट का गाना, 10 मिनट का ये वो। अच्छा, अगर वो टाइम रिलेटेड है, तो फिर वो इसीलिए उतना ही पुरस्कार है जितना टाइम है। बिल्कुल ठीक है।
अच्छा सर, आप इस सवाल का जवाब दे भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। अमूमन एक बात कही जाती है, वो ये मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि म्यूज़िक जी हराम है। तो आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? क्योंकि आप म्यूज़िक लवर हैं और आर्ट लवर हैं, तो आप इसको किस तरीके से जस्टिफ़ाई कर सकते हैं? अम, मैं तीन तीन रेफरेंस दूं, क्योंकि फिर वही बात है कि मैं दीन का आलम नहीं हूँ। वो एक खुद एक पूरा फील्ड है और हुँ, उसमें लोगों ने ज़िंदगियाँ खपा दी हैं। तो मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू है जो गामदी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है। हुँ, वो वाज़ेह है ना सब पे। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मौसीकी हराम नहीं है। फिर एक मौलाना थे, मौलाना फुलवारी। ठीक है। उनकी तो एक मेरा ख़्याल है उन्होंने एक पूरी किताब लिखी। उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि मौसीकी हराम नहीं है। फिर आप डोंट फॉरगेट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हुँ, तो पार्टीशन के वक़्त बहुत बड़ी-बड़ी शख्सियत में एक मौलाना आज़ाद भी थे। तो हुँ, उनकी गुबार ख़ातिर पढ़िए या पढ़ी हुँ, होगी आपने। हुँ, उनकी एक मशहूर किताब है गुबार ख़ातिर। तो उसमें उन्होंने बताया कि मैंने बीन बजानी सीखी, सितार सीखा, हुँ, और ये भी उसमें लिखा हुआ है कि मैं सितार की कुछ मशक करने के बाद ताजमहल पे रात को पहुँच जाता था हुँ, और वह बजाता था। कई दफ़ा लगता था कि बुर्जियाँ भी सर उठाकर मुझे देख रही। हुँ, तो वो मौलाना थे, वो बहुत बड़ा नाम था उनका। सो ये बात ही दुरुस्त नहीं है कि तमाम जो आलिम दीन हैं वो मौसीकी को हराम कहते हैं। 3 नाम तो मैंने अभी ले दिए। हुँ, और दूसरा ये है कि अगर ऐसा होता तो कुरान शरीफ में ज़रूर उसका ज़िक्र आ जाता। इसकी एक मिसाल मैं दूँगा कि स्पेसिफ़िकली सूअर का गोश्त खाने का क्यों मना किया गया है। हुँ, क्योंकि ये भी हमने बुज़ुर्गों से सीखा, टेक्निकली वो भेड़ की नस्ल से है। हुँ, इसलिए जहाँ पर वो निजासत वगैरह कॉन्सेप्ट सारे खाते हैं। हुँ, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी के तवस्सुत से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु उन्होंने अलैहि वसल्लम। कहा कि हाँ, उन्होंने कहा कि ये जो है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इस जानवर के कुछ ऐसे ख़साइस हैं कि वो नहीं होना चाहिए, अ, उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह एक और मैं मिसाल दूँगा। कहा है ना कि रज़ाई माँ भी तुम्हारी माँ है, जी, जिसने बिल्कुल, तुम्हें दूध पिलाया, और उसके बहन-भाई भी तुम्हारे बहन-भाई हैं, तो बिल्कुल। उसमें ज़न-ओ-शौ का ताल्लुक नहीं। तो इसमें भी इंसानी अक्ल ठोकर खा सकती थी ना, हुँ, ठीक है ना? तो इस तरह तो कहीं नहीं है। और वैसे भी बहुत सारे जो बहुत यानी हर फ़ील्ड में मुख्तलिफ़ दर्जे के लोग होते हैं, जो मौलाना हज़रात मेरा ख़्याल है बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों पे गौर नहीं करते। वो कई दफ़ा जिस पे एतराज़ कर रहे होते हैं, वो उसमें मौसीकी का दख़ल नहीं होता, फ़ुहश शायरी होती। हुँ। तो वो एक नापसंदीदा अमल कल भी था, आज भी है। अच्छा सर, हम म्यूज़िक की बात करें तो घरानों का ज़िक्र तो यकीनन वहाँ पे आता है। शाम 84, पटियाला और ग्वालियर और कसूर घराना, इस तरह ये म्यूज़िक चलता आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि जो एक म्यूज़िक एक विरसे के तौर पर चलता आ रहा था, बंदिशें भी हमने देखा है कि जो है वो घरानों में ख़वातीन को जो है वो दी जाती होती थी एज़ ए जहेज़ के तौर पर कह लें। तो ये एक रवायत जो चलती आ रही थी, और आज जहाँ पर म्यूज़िक क्लासिकल म्यूज़िक खड़ा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? नजम साहब, म्यूज़िक इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान का म्यूज़िक तो आगे की बजाय पीछे की तरफ जा रहा है और मुसलसल जा रहा है। हुँ, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह मुआशी वजह है हुँ, कि ये जो बाकायदा अगर किसी ने मौसीकी से, ये तो अगर मैं सच बोलूँ तो मैं भी नहीं कर सका। हुँ, एक तो ये है कि मेरे वालिद ये चाहते थे कि मैं म्यूज़िक करूँ, मगर वो ये नहीं चाहते थे कि उसको पेशा बनाऊँ, हुँ, क्योंकि हमारा वो ख़ानदानी काम नहीं। उनकी ये भी वजह थी। दूसरी ये है कि आपके पास फिर इतने वसाइल हों, हुँ, इतने आप समझ रहे हैं कि क्योंकि जो बहुत बड़े गायक हैं, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, और बाज़ औक़ात एक ख़ास मौज में आके 16-16 घंटे, वो कोई मुबालगा नहीं है, वो इतना गाते थे। हुँ, तो अब इसका ये मतलब है कि आपको माश की फ़िक्र ना हो। हुँ, आपने अपने आप को, बीवी-बच्चों को खुदा के बाद पाल, यानी आप उसके उनके कफ़ील ना हो, या कुछ कोई, या तो फिर बहुत लैंडलॉर्ड हों तो वो कर लें। तो
जब बहुत अच्छा होता था तो कैसे होता था। ये वजह बुनियादी तौर पर इकोनॉमिकल है कि यानी नवाब लोग हैं, रईस हैं। ये तो आपको पता ही है कि रियासतें कितनी थी पार्टीशन के बाद। इंडिया ने शायद 2 साल बाद ख़त्म किए, तो पता ही है। बड़ी जूनागढ़ और फलाना और पटियाला, तो ये पटियाला घराना है तो पटियाला रियासत भी तो थी। सही। तो उसके जो लैंडलॉर्ड हैं, जो ज़मींदार हैं, जो जागीरदार हैं थे, और उनके जो वो लोग थे, तो उनके गायक उनके ख़ानदानी गायक होते थे। और वो उनको इतना कई दफ़ा तो वो ये भी हमने सुना कि पैसों की सूरत में नहीं देते थे कि ये अजनास है, ये खाने पीने की चीज़ें हैं, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये जुलाहे से ये कपड़ा ले दिया, ये कर दिया। यानी उनको वो बेनियाज करते थे अपनी, उनकी और उनके बच्चों को। और उनका काम ये होता था कि आप गाएं, आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये है करने का काम और लंबा चौड़ा काम है। उसमें भी मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इतनी मेहनत भी वो कर पाता है जिसके अंदर कुदरत ने गाना रख दिया हो। बिल्कुल मैं सही। इसकी जल्दी से 2 मिसाल ज़रूर दूँगा, सुनने वालों के शायद इंटरेस्ट शायद इसमें यानी उनके लिए दिलचस्पी का बायस हो। लता जी के वालिद भी गाते थे, घर में सारे गाते थे, ये बात अपनी जगह पे है। ये भी तो सबको पता है कि 14 साल की उम्र में उनके वालिद की डेथ हो गई थी। तो 13-14 साल की क्या उम्र होती है। और 5-6 साल उन्हें स्ट्रगल करने में महसूस हुआ। तो लगता ये है कि सिर्फ़ वो एक्वायर्ड नॉलेज की वजह से लता नहीं, वो असल में बहुत सारी खुदादा सलाहितें। हमारे दुरुस्त। यहाँ एक गुलकारा हुई हैं रूना लैला। मैं हैरान हो गया हूँ कि वो एक दफ़ा मैंने, वो बड़ी मशहूर हमारी अदाकारा थी, फ़िल्म स्टार रानी। तो इनके साथ वो खड़ी हैं तो वाक़ई बिल्कुल ही बच्ची सी। तो लोग कहते थे कि वो बहुत ही छोटी उम्र में, अब उसमें कितना आप सीख लेते हैं। यानी क्लासिकल म्यूज़िक तो ख़ैर बहुत ही लंबा चौड़ा काम है, मगर जब आप प्रोफ़ेशनली इसको करें तो ये लाइट और सेमी क्लासिकल भी मज़ाक नहीं है। मैंने जब ये ट्रैक सिस्टम नहीं था, तो मैंने देखा है कि लोग, वो 3 मिनट का गाना है, ये तो मैंने अपने बचपन में देखा, तो वो सुबह से चले हैं तो रात तक रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। तो ये जब आपका ये पेशा नहीं होता, तो फिर आप उतनी तवज्जो से वो कर नहीं सकते। बिल्कुल बुनियादी ठीक। वजह इसमें मुआशी। बिल्कुल ठीक है। सर, हम आपके म्यूज़िक सुनने से पहले हम एक और छोटा-सा सवाल रखते हैं, फिर ज़ाहिर है ये गुफ्तगू हम आइंदा भी इसको जारी व सारी रखेंगे। राग जो हैं हमें मुख्तलिफ नाम सुनने को मिलते हैं, तो ये बताइए कि राग कितनी तरह के हैं, और इनमें अहम तरीन अगर राग आपके आपके दिल के नज़दीक कौन से राग? नजम साहब, पहला सवाल तो वैसे ये होना चाहिए कि राग है क्या चीज़? ओके। इसको बिल्कुल डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैंने खुद किया है या किसी किताब से पढ़ा है, मुझे अब याद नहीं। खुद भी तो हम कर सकते हैं ना। जी, जी, जी। क्योंकि फ़लसफ़े का तो ये मरगूब काम है कि ज़रा क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, हुँ, तारीफ़ात, डेफ़िनेशंस, ये सब। राग इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि राग सुरों के एक मजमूए का नाम है, हुँ, जिसमें माहिरीन ने कहा कि कम से कम सुर 5 होने चाहिए। वो कहते हैं 3 का नहीं माना जाएगा, 4 का नहीं माना, कम से कम 5 होने चाहिए, और 7 तो होते ही हैं। और कई दफ़ा ये है कि वो खैर खैर वो राग में नहीं, ठुमरी में अच्छे गाने वाले तो कहते हो कि ऊपर नीचे के सप्तक के सारे सुर भी लगा देते हैं, मगर कम से कम 5। यानी राग सुरों का वो मजमुआ है जो एक खुशगवार और डिस्टिंक्ट तासुर है। हुँ, यानी अगर बहुत सारी स्केल है ना आपके, तो उसमें से उसमें आपकी बात का दूसरा हिस्सा आ जाएगा। उसमें एमन कैसे नुमाया हो गया? क्योंकि जब आपने जाते हुए 5 और आते हुए 7 लगाए, तो एक तासुर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बना, उसकी एक अलग शख्सियत भी तो नज़र आ रही। हुँ, और उसी स्केल में आप अंदाज़ा करें, आपने सिर्फ 2 सुर निकाल दिए। हुँ, सारे गापा धासा, यानी जाते हुए भी आपने वो माँ निकाल दिया और नी निकाल दिया, और वापसी पे भी है, तो बिल्कुल ही अलग राग बन गया, उसको भूपाली कहते हैं। फिर इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात, दिमाग आज ठीक चल रहा है, कि फिर आपने ये किया कि सुर भी वही रखे, सिर्फ़ आपने एम्फसिस बदलना शुरू कर दिया, तो कहीं पहाड़ी बन गए, कहीं देशकार बन गए। हुँ।
ये मौसीकी तो तौबा करा देती है। यकीन करें, मुझे दुख होता है कि जो लोग मौसीकी को नहीं जानते और उनको ये पता नहीं है इसका, तो वो कैसे हकारत से कह रहे होते हैं मिरासी है, भांड है, फलाना है। अभी आपसे मैं हाथ ना पहुंचे तो बूढ़े, जी, हाथ ना पहुंचे तो हाँ, हाथ ना पहुँचे तो, और यह कि अंगूर खट्टे हैं। हाँ। ये जो है ये पहली बात तो यह है कि वो आदमी कर ही नहीं सकता जिसकी खुदादाद सलाहियतें ना हो। फिर सिर्फ खुदादाद होने से भी म्यूज़िक में कुछ नहीं हो जाता। 5, 8, 10 घंटे मज़ाक है। आप अपने साँस को ठीक करेंगे, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी को सुर में होना क्या होता है कि ख़ास फ्रीक्वेंसी से ना नीचे आना है ना ऊपर होना। चढ़ा हुआ, फिर बेसुरा, उतरा हुआ, फिर तो एक रस्से पे चलने वाली बात है। तो लय उसको मज़ीद पेचीदा करती है। अभी मैं जपताल की बात करता है, ये 10 मात्रे हैं ना, तो ये आम दोस्तों से बात की जा सकती है। मेरी आदत है कि मैं बात को जितना आसान कर सकूँ। 10 है, ये कॉमन सेंस की बात है नजम साहब। आप इसको 3 टुकड़ों में करें, मुश्किल हो जाएगी ना। 9 तो 3 दिया 9 हो गया। 3 3 3 तो वो जैसे तिहाइयाँ बनती है। अच्छा 10 को 3 में करें तो 1 बच जाएगा। अच्छा अगर आप उसको 3 को इक्वल उसमें करें तो मुझे लगता है कि अपना बगैर कैलकुलेटर के आपसे कॉपी पेंसिल से नहीं होना। तो जो बड़े गायक और तबला नवाज हैं वो उस पे गाते हुए कर लेते हैं। अब ये मसला है ना कि किसी को बिल्कुल अगर पता ही नहीं है तो उसको क्या बताएं और उसको क्या करें। और लतीफ़ा जो मैं तो चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग में भी आज जब भी मैं आपसे कह रहा था कि हमारे यहाँ ये है कि अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड म्यूज़िक से नहीं है और आप बहुत अच्छा गा रहे हैं तो फिर आपकी फैमिली में वो कहते हैं कि नहीं ये गाने वाले होंगे। और अगर आप कच्चा है तो फिर वो आप उनकी करने वालों की जुगतों के और निशाने पे तो है ही है। तो इस तरह भी हमने एक्स्ट्रा डिफ़िकल्ट कर दिया। और वैसे लोग बुरा ही ना मान जाएं, वो पिछले दिनों बुशरा अंसारी ने कहा है कि जो लाहौर का एटीट्यूड है वो कराची की निस्बत बहुत डिस्करेजिंग है और यहाँ पे लोग मानते नहीं। ना किसी को एक्टर जल्दी किए, ना एक्टर, ना शायर, ना गुलूकार। ये बात ठीक है। अच्छा, ये ये डेवस्टेटिंग किस्म का क्रिटिसिज्म होता है। इसलिए एक बात लोग ये भी कहते हैं कि जिन्हें लाहौरी च अपने आप नूं मनवा लिया, या कलकत्ते में एक वो बंगाली भी बहुत ज़्यादा कानरस है ना, ये मुझसे उन्होंने बात की इकबाल बानो मरहूमा ने, तो वो भी तो कमाल ही थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये ऑडियंस बहुत मुश्किल है और एक वो अपनी चूँकि समझ बहुत रखती है कलकत्ते वाले, और ये वो कह रही थी कि हाँ ये बहुत बाल की खाल बहुत उतारते। चलें, ये तो जो है वक्त ही फैसला करेगा सर। यकीनन ये मेरे लिए भी जो है एक चीज़ है कि लाहौर में जो है एतराफ़ जो है वो कम किया जाता है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आप चाहे शायर हैं, अफसाना निगार हैं, चाहे अदाकार हैं, चाहे गुलूकार। अच्छा, रागों की हम एक मोटा सा, बस आप छोटा सा हमें बता दें, फिर हम इसको एक्सप्लेन बाद में करेंगे जी। तो कितनी तरह के राग हैं और मतलब ठीक है, आपके करीब, दिल के करीब कौन सा राग है? अच्छा आपने आपके सवाल का पहला हिस्सा कि कितनी तरह के राग हैं। बहुत सारी तरह के राग हैं। मसलन कुछ राग हैं कि जिनके बारे में अप्रॉक्सीमेट कितनी होगी हम अगर? ये तो हज़ारों में है। अच्छा, हज़ारों में। ये एक इसलिए है ना कि बहुत लंबा चौड़ा काम है। एक आदमी को बहुत ज़्यादा, एक इंसान को बहुत ज़्यादा याद नहीं होते हैं, तो हज़ारों में। मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। और मगर कुदरत की इसमें वो देखिए मिस्टीरियस कुदरत की मिस्टीरियस पार्ट देखिए कि ऑक्टेव सिर्फ 12 सुर का है, बुनियादी सुर सिर्फ 7 हैं, मजमूई सुर 12 है। इसको भी कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं। बुनियादी 5 ही हैं, मजमूई 12 है। मजमूई और वो ऑक्टेव सिर्फ 12 सुरों का है। और ये है कि अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है तो फिर आप 2 3 4 सप्तक में जाएंगे। आवाज़ है तो वो ज़रा अपने हिसाब से, या बिल्कुल कई आवाज़ें होती है बिल्कुल ऊपर ऊपर के, नीचे नीचे। स्टैंडर्ड आवाज़ होती है कि थोड़ी नीचे भी जाए, थोड़ी ऊपर।
बस इतने सुर हैं और गाना बजाना ख़त्म नहीं हो रहा पूरी दुनिया का। क्या ये बात! बज़ाते खुद किस कदर फ़ैसिनेटिंग बात है। हुँ, मैं तो फ़लसफ़े का बहुत एहसानमंद हूँ। इसको आप मुबालगा ना समझिएगा। जिस तरह फ़लसफ़े में घुस के मैंने मौसीकी को समझा, लिटरेचर को समझा, शायरी को समझा, खुद कन्वर्सेशन को, टीचिंग को समझा। अब तो मैं यहाँ तक कहूँगा कि 4 साल से कल मुझे यहाँ पे इंचार्जशिप को पूरे 4 साल हो जाएँगे, तो ज़बरदस्त। इत्तेफ़ाक से। तो फिर वही बात है कि जैसे अभी सोशल मीडिया पे था कि आप किस मैच्योरिटी से उसको इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज़ बिल्कुल करते हैं। सही। तो ये है कि फ़लसफ़े को अगर आप मुख्तलिफ़ फ़ील्ड में उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल करें। दूसरा आपने कहा, मैं दोनों दफ़ा थोड़ा हिचकिचा गया, आपने कहा कि आपके दिल दिल के के करीब। कोई एक राग तो बहुत मुश्किल है। मुझे वैसे जो इबादत के राग हैं, क्योंकि उनमें एक एक ख़ास तरह की स्पिरिचुअलिटी और जिसके लिए बस जैसे अभी भी कुछ कुछ ज़बान रुक जाती है कि ये इबादत के राग को मैं कहता अच्छा लगूँगा कि ये खुशी का राग है, नो। ये गम का राग है, नहीं। ये किसी बहुत बड़ी ताकत के सामने झुकने का राग है, हुँ, सरेंडर करने का राग है, हुँ, अंडरस्टैंडिंग के साथ और उसको गैप में मानते हुए। क्या तो बात है! ए ऐसे राग बहुत मैग्निफिसेंट है। मसलन एक राग है जो भैरव, हिंदी में भैरव कहते हैं तो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में आके पंजाबी में आके वो भैरों भैरों पैरों वो ठीक है, वो है असल में राग भैरव। तो वो उनके एक देवता का नाम है। तो ये इबादत का राग है। एक राग है मियाँ की टोड़ी। असल में ये है कि मियाँ तानसेन की टोड़ी, जहाँ मियाँ लगता है ना, वो भी चलो स्टूडेंट के लिए मियाँ का सारंग, इसका मतलब मियाँ तानसेन का सारंग। मीराबाई की मल्हार तो एक शायरा भी थी ना हिंदी, तो वो म्यूज़िक को हुँ, भी बहुत जानते थे। फिर एक राग है बहुत ही मिस्टीरियस आते हुए बच्चों से ज़िक्र कर रहा था और स्पिरिचुअल और इबादत का ललत। आपने भी अभी ललित जी, वो बिल्कुल। उसका किस किस्म का इम्पैक्ट है। तो अ, खुशी के राग ज़रा कम हैं, इस पे अलग से किसी दिन बात करेंगे। यकीनन, यकीनन। उदासी के बहुत हैं और मैरी मेकिंग के, खुशी के, हल्ले-गुल्ले के ना होने के बराबर है। ये हमारा मिज़ाज नहीं है ना, हुँ, हिंदुस्तान का, बरसगीर का वो मिज़ाज। वो मगर आपने पॉप म्यूज़िक को दे दिए हैं। वो उनको दे दिए। वो उन्होंने भी बहुत अच्छा करके नहीं हमें दिखाया। देखिए पॉप म्यूज़िक भी या पॉपुलर म्यूज़िक भी उस तरह का होना चाहिए जैसे आर डी बर्मन ने करके दिखाया था। हुँ, मैं तो उन्हें उन्हें बहुत सुनता हूँ। यानी जब आपका टोनल स्ट्रक्चर कमज़ोर है, तो फिर चाहे पॉप करें, फ़ोक करें, वो कमज़ोरी। आर बिल्कुल डी सही। बर्मन ने किस किस्म के किए, आशा भोसले ने किस किस्म का पॉपुलर, उनको उसको कौन बुरा कहेगा? हुँ, ये है ना जी। तो इन्होंने बहुत सारे रूना लैला के भी मैंने देखे कि ये जो डांसिंग सॉन्ग वगैरह है, चूँकि सुर में है तो अच्छे लगते बिल्कुल ठीक हो गया। हैं। सर, अब आपसे हम फ़रमाइश करते हैं, हमें कुछ जो है अता करें। हे रंगीले हेला लाल रैन बेदान होवना लागी है रंगीले हेला क्या बात है! कब से मैं ठारी सूझत नाही हाँ, हाँ। जैसे मैं सोई वैसे
रंगीले हेला, हे रंगीले लाल लाल, आ आ क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गीत अता करें कोई। मैं भी जाना झोकरा झेदी, मैं भी जाना झोकरा झेदी, नाल मेरे कोई चले क्या बात। पैरी पैंदी मिन्नतां कर दी, पैरी पैंदी मिन्नतां कर दी, जान पिया हुण कले हाय 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 हाय। मैं भी जाना झोकरा छेदी, रांझा यार तबीब सुनीदा, रांझा यार तबीब सुनीदा, मैं तन दर्द अवले हाँ हाँ हाँ, क्या बात। मैं भी जाना झोकरा झेदी, नाल मेरे कोई चले पैरी पैंदी मिन्नतां कर दी, जान पिया हुण कले मैं भी जाना झोक रांझे दी। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने सर, क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं, क्या बात। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वाह। तेरे मेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहारा ने पर तय है फूल का खिलना, हाँ हाँ, तेरे मेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना, ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं,
तेरे दुख अब मेरे, हम्म। मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना, चांद और सूरज मेरे, क्या बात है। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना, चांद और सूरज मेरे, क्या बात। ओ मेरे जीवन साथी, हम्म। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें, हम संग हैं, हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। वाह 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 वाह, क्या कहने सर, क्या कहने, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लुत्फ दुआला कर दिया आपने आज की नशिस्त का, और मज़ा आया सर, बहुत मज़ा आया। सलामत रहें। अब आवे ग्रामी डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद जवाद साहब, फ़लसफ़े के ऊपर गुफ्तगू हुई, इसके अलावा हमने म्यूज़िक के ऊपर भी गुफ्तगू की, और बहुत खूबसूरत संगीत हमने सुनने को मिला। आप अपनी राय दीजिए कमेंट सेक्शन के ज़रिए, और कौन से मौज़ूआत जिनके ऊपर फ़लसफ़े के असरात के हवाले से हम गुफ्तगू कर सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। तो हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। वस्सलाम।